हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का ही एक और चैप्टर देखेंगे जो कि ट्रिग्नोमेट्री का एक तरह से एप्लीकेशन है कि ट्रिग्नोमेट्री जो आपने अभी तक सीखा उसका कैसे कैसे आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं डेली लाइफ में, उसका क्या एप्लीकेशन है। तो इसको हम दूसरे शब्दों में हाइट एंड डिस्टेंस भी कह सकते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर भी इसको बोला जा सकता है। इसका रीजन ये है कि हाइट और डिस्टेंस, कोई भी ऊंचाई और दूरी को मेजर करने के लिए ये इसका आप प्रयोग करेंगे। यानी कि ये जो एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री का वो बेसिकली बेस्ड है हाइट और डिस्टेंस को मेजर करने में। सपोज कोई बहुत ही बड़ा टावर है, उसकी हाइट आपको मेजर करना है, तो अगर उसकी हाइट को मेजर करने में इसका रोल लिया जा सकता है। या फिर कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट, बड़ी बिल्डिंग की हाइट को आप मेजर कर सकते हैं विदाउट मेजरिंग। उसको आप जा करके व्यक्तिगत रूप से मेजर करने के बजाय आप उसको मैथमेटिकली मेजर कर सकते हैं। इस चैप्टर में आप वो तरीके सीखेंगे कि कैसे आखिर क्या फैक्टर्स हमें पता हो, तो उन फैक्टर्स की हेल्प से आप किसी भी कोई बड़ा ट्री हो या फिर बड़ा कोई टावर हो या फिर बड़ी कोई बिल्डिंग हो, उसकी हाइट को या फिर डिस्टेंस को मेजर किया जाएगा। वो सारे तरीके, इसी पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे और किन फैक्टर्स के थ्रू उसको किस तरीके से फाइंड करना है ये आप यहां पर सीखेंगे। अब इसी क्रम में हम लोग समझते हैं इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले आपको 2-3 पॉइंट्स क्लियर होना बहुत जरूरी है, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जिनमें हम समझेंगे सबसे पहले कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। एक्चुअली एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन, अब देखिए ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये एक्चुअली क्या होता है, जब भी आप किसी हाइट पर जो आपकी चीज हो, जब भी आपको अपनी हाइट से आईज, आपकी जहां पर आईज है, आंखें हैं, यहां से ऊपर की कोई चीज देखनी हो। सपोज आप ऐसे ऊपर किसी चीज को, आप घर में कमरे में फैन को देखना है, आपको फैन लगा है उस फैन को देखना है, या फिर किसी भी आपके आई पीस के हाइट से जो ऊपर की हाइट की वस्तुएं हैं उनको आप देखेंगे, तो आपको अपना सिर ऊपर करना पड़ेगा। उसको देखने के लिए आपको अपना सिर ऐसे ऊपर की तरफ रोटेट करना पड़ेगा। तो जो एंगल आप रोटेट कर रहे हैं और आपकी आई पीस उसको देख पा रही है, आपकी आंखें उसको देख पा रही हैं, तो यही जो बीच में एंगल बनेगा इसी को एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाएगा। इसको हम डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझेंगे। देखिए सपोज आपके पास कोई ये हाइट है, ये हाइट है, ये उसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। अब आपको ये पॉइंट देखना है और आप इसके हॉरिजॉन्टल लाइन के पास यहां कहीं, ऑब्जर्वर कहीं यहां है, ठीक है, ऑब्जर्वर यहां है, और अब ये आईज इस यहां से आंख से इसको आपको इस पॉइंट को देखना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी आंखें ऊपर उठानी पड़ेंगी और जितना आप आंखों को ऊपर की तरफ उसको देखने के लिए ऐसे रोटेट करेंगे वही एंगल बनेगा। तो ये जो एंगल बनेगा ये एक्चुअली एंगल ही एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाएगा। इसी को एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाएगा। देखिए आंखें यानी कि ऑब्जर्वर यहां है तो उसके पास से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई गई। ये लाइन क्या है, एक तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि आई के बराबर में है, समांतर है, उसके पैरेलल है। उसी से आपको ऊपर कोई ऑब्जेक्ट देखना है तो आपको अपनी आंखों को ऊपर की तरफ जितना रोटेशन कराएंगे, और ये जो लाइन जा रही है, आप इधर अगर सीधे देखते तो आप इस तरीके से देखते, और फिर आप ऊपर करके सिर देख रहे हैं तो आप इधर देख रहे हैं। इसका मतलब पहले लाइन ऑफ साइट ये थी, आप अपनी आंख से कोई ऑब्जेक्ट देख रहे थे, सीधा जो आप देख रहे हैं ये आपकी लाइन ऑफ साइट है। जब आप ऊपर यू करके देखेंगे तो लाइन ऑफ साइट चेंज हो जाएगी, मतलब देखने की दृष्टि की जो रेखा है, लाइन ऑफ साइट, वो बदल जाएगी। तो इस लाइन को हम कहेंगे लाइन ऑफ साइट, ठीक है, जिससे हम देख रहे हैं। ये लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बनता है इसी को एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। और क्योंकि वर्ड एलिवेशन है तो ये हमेशा ऊपर की तरफ ही होगा। आप जैसे एलिवेटर्स पे आप चढ़ते हैं मॉल वगैरह में तो क्या करता है, आपको ऊपर की तरफ ले जाता है। तो इसी तरीके से एलिवेशन का मतलब ही होगा आप किसी भी चीज को ऊपर की तरफ देखेंगे। अब इसके बाद दूसरा टर्म आएगा जो कि होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन को अच्छे से समझेंगे। एंगल ऑफ डिप्रेशन को समझते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन एक्चुअली क्या होता है, इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा वो ऊपर की तरफ होगा और ऊपर से आपको नीचे की तरफ देखना है। अगर आप अपनी हाइट से जहां पर भी आंखें हो
उस आई पीस से की हाइट से आप नीचे की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो जो एंगल बनता है उस एंगल को एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन में आप हमेशा ऊपर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं और एंगल ऑफ डिप्रेशन में आप हमेशा नीचे के ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। ठीक है, तो इसको भी ध्यान से फिगर के थ्रू समझते हैं। सपोज यहां पर ये कोई बिल्डिंग है, यहां पर कोई बैठा हुआ है, तो अब इस बार आंखें उसकी यहां पर हैं। अब ये आपको अगर नीचे की तरफ कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज यहां पर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, कोई गमला है या कुछ भी है, पॉट है, इसको देखना है तो क्या होगा, इसकी जो लाइन ऑफ साइट अभी है, अगर यहां पर कोई बैठा है तो उसका एकदम पैरेलल लाइन ऐसे जाएगी, पैरेलल लाइन जो जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन अब इसकी इस तरीके से होगी, ये होगा। अब इसको ये इस समय अगर ये सीधी रेखा में देख रहा हो, जैसे आप किसी चीज को एकदम स्ट्रेट देख रहे हैं तो आपकी पैरेलल लाइन ये सीधे लाइन ऑफ साइट जा रही है। और ये लाइन ऑफ साइट अगर आपको नीचे देखना तो आपको अपनी आंखों को नीचे रोटेट करना पड़ेगा, तो नीचे अब साइड लाइन ऑफ साइट, यही लाइन ऑफ साइट जो ऊपर है ये एक्चुअली इसको देखने के लिए, इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इसको नीचे की तरफ मोड़ना पड़ेगा, तब आप इस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। तो इस तरीके से इस बार जो लाइन ऑफ साइट है, ये लाइन ऑफ साइट आपकी हो गई, और यहां पर जो एंगल अब बना, इस एंगल को ही हम कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये वाला एंगल ही क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एक्चुअली जब भी हम इसका एप्लीकेशन करेंगे, जब भी हम इस फिगर में, इस डायग्राम में, हम इस ट्रायंगल में इसको अप्लाई करेंगे, तो इसको हम यहां से देखेंगे, ये दो लाइनें पैरेलल हैं, ये दो लाइनें, एक ये वाली लाइन और एक ये लाइन पैरेलल है, और ये एंगल और यहां पर बनने वाला एंगल, ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो यहां पर थीटा लेकर के और फिर राइट एंगल ट्रायंगल में, अब क्योंकि जितना एंगल यहां बनता, अगर 30 डिग्री यहां बनेगा तो 30 ही यहां बनेगा, इसको लेकर के अब इस डायग्राम में क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। क्योंकि बाहर जो एंगल बन रहा है उसको हम यूज नहीं कर सकते, तो उसी के इक्वल एंगल को यहां पर लिया जाएगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। इसकी हेल्प से अब इस डायग्राम के सहारे हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप आपको एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम वर्क करेंगे इन पर बेस्ड क्वेश्चंस, कैसे आप इन पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चंस को। ये आपका एक्सरसाइज 9.1 है, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9.1, इस पर बेस्ड क्वेश्चन है। पहला ही क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब आप देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इसमें बोला गया अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक 20 मीटर लंबी रस्सी है जो उस पर एक सर्कस का आर्टिस्ट चढ़ रहा है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। एक वर्टिकल पोल है। सबसे पहले आपने अगर डायग्राम इसमें अच्छे से बना लिया तो फिर गलत आपसे नहीं होगा ये क्वेश्चन। ये पोल है, सपोज ये क्या है, आपका पोल है। इस पोल के टॉप से कहीं पर ग्राउंड पर एक रस्सी, देखिए ये रोप टाइट की गई है, यहां से इसको यहां टाइट कर दिया गया। तो आप देख रहे हैं अब राइट एंगल ट्रायंगल बन गया आपका। इसमें बोला गया फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ग्राउंड के साथ रोप का ये जो एंगल बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है, तो आपको इस पोल की हाइट बतानी है। सपोज ये h आप लेट करें तो इस पोल की आपको हाइट बतानी है। ठीक है, तो अब आप इसको नेम कर लीजिए और इजीली इसको सॉल्व किया जा सकता है। इसको ABC अगर मैं नेम करूं तो अब देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें अप्रोच क्या करेंगे। अब देखिए इसमें बोला गया है आपको कि एक ये रस्सी है वो 20 मीटर है, 20 मीटर लॉन्ग रोप थी, ये रस्सी थी जो कि बंधी, इसी पर सर्कस आर्टिस्ट चढ़ रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें पहले तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आप लोग उसके कुछ स्टेटमेंट्स प्रॉपर्ली लिख लीजिएगा कि लेट द हाइट ऑफ द पोल AB इज इक्वल टू h, आपने h लेट किया ये भी बता देंगे, और लेंथ ऑफ द रोप इज 20 मीटर। ये सारी बातें आप नोट कर देंगे, लिखेंगे और फिर आप स्टार्ट करेंगे करना। तो मैं आपको डायरेक्टली कैसे अब करना है ये बता रहा हूं। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, अब देखिए इसमें आपको ध्यान होगा कि ये चीज यहां पर एंगल बन रहा है 30, तो ये परपेंडिकुलर होगा, यानी AB इसका परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किसमें मिलता है, आपको बहुत अच्छे से याद होगा PBP अपॉन HHB। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस मिलता था साइन में, ये फर्स्ट वाला है P/H।
तो अगर मैं यहाँ पर साइन ही ले लूँ इस क्वेश्चन में साइन 30, तो मैं लिखूंगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर h है और हाइपोटेनस 20 है। ठीक है, तो यानी कि साइन 30, अब साइन 30 की वैल्यू भी टेबल में मैंने आपको बताया 1/2 होता है, इधर आपका h/20, तो अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2h इज इक्वल टू 20, h इज इक्वल टू 20/2, यानी कि ये आ गया 10 मीटर। हाइट आपको मिल गई 10 मीटर। यहाँ 2h मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड हो जाएगा, 10 आ जाएगा। ये जो हाइट है ये आपको आ गई 10 मीटर। यही आपको फाइंड करना था। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें बोला गया अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. इसका मतलब इसमें बोला गया है कि एक ट्री है जो कि टॉप पर कहीं से ये टूट रही है, ब्रेक होती है। सपोज यहाँ से ब्रेक हो गई, ये ग्राउंड पे एक ट्री है मान लेते हैं, इस प्लेस से ऊपर का पार्ट टूट गया और टूट के आकर के वो ग्राउंड पे ऐसे गिरा। तो अगर वो ग्राउंड पे मिलेगा, इन्होंने बताया कि ग्राउंड के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। जो ये ट्री ब्रेक हुआ है, पहले ट्री सीधा था और ये ब्रेक होकर के ऐसे गिरा और ये ग्राउंड पे आके कहीं टच हुआ, जहां पर टच हुआ ग्राउंड से 30 डिग्री एंगल बनाया। इसके बाद बोला गया है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। इस ट्री के फुट, ट्री का फुट कहाँ है, यहाँ है, और ये पॉइंट जहां टच हो रहा है इसके बीच की डिस्टेंस दी है 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। आपको ट्री, कंप्लीट ट्री की हाइट बतानी है। अब आप सोचेंगे कि कंप्लीट ट्री की हाइट कैसे निकलेगी। अब आप देखिए यहाँ पर हम लोग ट्रायंगल का नेम कर लेते हैं ABC। यहाँ पर जो पहले ट्री था, एक्चुअली ट्री पूरा AB और AC मिला करके। अब अगर आपको कंप्लीट ट्री की हाइट बतानी है तो ये ब्रोकन वाला पार्ट जो कि AC है, AC पार्ट ब्रोकन वाला टूटा हुआ पार्ट है, और AB अभी भी स्ट्रेट पार्ट है। तो AB प्लस AC, इसका मतलब आपको जो बताना है वो AB प्लस AC, यही होगा हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, अब आप इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर आपको रेफरेंस एंगल 30 यहाँ है, तो ये परपेंडिकुलर हुआ AB, परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर और बेस किसमें होता है, तो आपको पता है tan में, tan 30 डिग्री अगर लिया जाए तो अब इसमें इस क्वेश्चन को जब भी आप लोग करिएगा, इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस को करते समय पहले आप इनके कुछ स्टेटमेंट्स लिख दीजिएगा कि हाइट ऑफ द ट्री क्या है, और यहाँ पर ब्रोकन पार्ट AC है, ठीक है, और ये डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। ये सब आप 2-3 लाइनें आप लिख देंगे कि जो भी आपको इंफॉर्मेशन यहाँ गिवन है। अब उसके बाद आप ऐसे स्टार्ट करेंगे कि किस ट्रायंगल में वर्क कर रहे हैं, हम लोग वर्क कर रहे हैं इन ट्रायंगल ABC। उसमें हम लोगों ने tan देखा, तो tan 30 डिग्री अगर आप लिखेंगे तो आपको पता है कि tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan क्यों लिया, क्योंकि बेस है हमारे पास ये BC और परपेंडिकुलर AB है, इससे हम AB फाइंड कर सकते हैं। भाई यहाँ पर हमारे पास देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस में परपेंडिकुलर की जगह आप AB रख देंगे और बेस की जगह 8 रख देंगे, ठीक। और tan 30 की वैल्यू आपको टेबल बताई जा चुकी है 1/√3, और इधर हो जाएगा AB/8। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB की वैल्यू जो निकल के आएगी वो 8/√3 आ जाएगी। ये आपको फर्स्ट थिंग मिल गई। आपको ये अभी भी जो AB पार्ट है ये मिल चुका है, ये वाला पार्ट आपको मिल गया है। अब अगर हमें ये वाला पार्ट और मिल जाए तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। AB प्लस AC में वैल्यू रख देंगे, ये सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो अब इसके लिए आप क्या करेंगे, इस बार आपको हाइपोटेनस चाहिए, परपेंडिकुलर भी आपके पास है, बेस भी है, ठीक है। अब अगर आप इस बेस के साथ हाइपोटेनस निकालना चाहते हैं तो आप क्या फाइंड, किसमें आपको मिलता है, ये चीज कॉस में मिल जाती है आपको, ये कॉस में, या फिर आप इस परपेंडिकुलर जो आपने फाइंड किया इसके साथ साइन ले लीजिए, या फिर इस 8 के साथ कॉस ले लीजिए। तो हम लोग अगर इसमें cos 30 लिखें, cos 30 एंगल तो 30 ही रहेगा इस केस में भी, तो ये होता है बेस बाई हाइपोटेनस, और बेस इसका 8 है और हाइपोटेनस आपको पता है इसमें हाइपोटेनस AC आपको फाइंड करना है। अब cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और यहाँ पर 8/AC। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस में तो ये 8 2 16 हो जाएगा, AC √3 और इधर 16 हो जाएगा, तो यहां से AC की वैल्यू आ गई 16/√3, ठीक। AC की वैल्यू आ गई
16/√3। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर हाइट ऑफ द ट्री क्या था, AB प्लस AC। हाइट ऑफ द ट्री जो था वो था AB प्लस AC, दोनों को मिला करके। और AB की वैल्यू आई है 8/√3, इसकी जगह आप लिखेंगे 8/√3 और ये आया है 16/√3। तो ये 8 और 16 दोनों के नीचे डिनोमिनेटर सेम है, ये तो √3 रहेगा और ऊपर 16 और 8 यानी 16 और 8 आप ऐड करेंगे तो 24 हो जाएगा, 24/√3। इसको आप चाहे तो ऐसे ही आंसर कर दे या फिर आप चाहे तो इसको रेशनलाइज कर सकते हैं 24/√3। अगर बुक में आंसर मैच नहीं होता है तो ये 24√3 हो जाएगा, नीचे 3 और ये कट के आ जाएगा 8√3, यानी 8√3 मीटर आपका ट्री था, जो टूटने से पहले कंप्लीट हाइट उसकी जो थी वो 8√3 मीटर हाइट थी ट्री की। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन, इसके एप्लीकेशन समझ में आ रहे होंगे। देखिए कभी कॉस ले लिया जा रहा है, कभी साइन, अकॉर्डिंग टू योर जो नीड है, डेटा है, उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे कि कैसा डेटा है। हमें यहाँ पर बेस के साथ हाइपोटेनस फाइंड करना है तो कॉस ले लेंगे, परपेंडिकुलर के साथ अगर हाइपोटेनस लेना है तो साइन ले लेंगे, परपेंडिकुलर और बेस लेना है तो टैन ले लेंगे। और इन्हीं की हेल्प से आपका कंप्लीट ये एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसा आपको नीड हो वैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो अभी बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन चल रहे हैं स्टार्टिंग के। इसमें जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आते हैं वो एक्चुअली 2 बार अप्लाई करना पड़ेगा। 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स बन रहे होंगे या फिर 2 से ज्यादा भी बन सकते हैं। ऐसे केसेस में 2 या 3 इक्वेशंस फॉर्म हो सकती हैं और उन इक्वेशन को भी सॉल्व करके आप आंसर निकालेंगे। अभी धीरे धीरे आप देखेंगे इसका लेवल। बस ये है कि बेस से अगर आप बेसिक चीजें अच्छे से सीखे हैं तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है a contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park। एक कॉन्ट्रैक्टर है वो प्लान करता है इंस्टॉल करने के लिए 2 स्लाइड्स for the children to play in the park। एक पार्क में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, उनके लिए वो 2 स्लाइड्स बनाना चाहता है। तो for the children below the age of 5 year, 5 साल से कम उम्र वाले बच्चे, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter। ये एक स्लाइड इसकी जो बन रही है उसका जो राइट एंगल ट्रायंगल तो इसमें बनेगा ही, एक स्लाइड बन रही है उसकी हाइट 1.5 मीटर बोली गई। साफ साफ बोला गया कि इसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर। और आगे बोला गया एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। और इसमें जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। इसके बाद बोला गया है whereas for elder children, बड़े बच्चों के लिए, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter। जो दूसरी स्लाइड बनाई जा रही है उसकी जो हाइट है वो 3 मीटर है। यहाँ पर हाइट क्या है, 3 मीटर है, ठीक है। और आगे क्या बोला गया है, एंड इंक्लाइंड एंगल 60 डिग्री। ग्राउंड से जो एंगल बना रहा है वो 60 डिग्री बना रहा है। स्लाइड का इंक्लाइंड एंगल 60 डिग्री, यहाँ पर स्लाइड का एंगल 30 डिग्री। तो स्लाइड आपकी ये हुई, ये आपको फाइंड करना है और ये आपको फाइंड करना है, ये आपको वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। What should be the length of the slide in each case? तो अब देखिए कैसे ये फाइंड होगा। इसको आप कुछ भी लेट करना चाहे तो कर ले, इसका x ले लें, इसका y ले लें या फिर कुछ भी जैसा आपका मन हो। तो इन फर्स्ट केस इस ट्रायंगल को अगर मैं ABC नेम करता हूं तो इन ट्रायंगल ABC में आप क्या करेंगे, देखिए ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस है, तो ये किसमें होता है, साइन में। साइन 30 लेंगे और ये होता है परपेंडिकुलर और अपॉन हाइपोटेनस, यानी इसकी जगह परपेंडिकुलर की जगह 1.5 और हाइपोटेनस की जगह x जो आपको फाइंड करना था। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 1.5/x, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 2 और 1.5 आपका 3 हो जाएगा। तो ये आपका 3 मीटर आ गया, यानी कि जो बिलो 5 ईयर था ये बिलो 5 ईयर वाला है, 5 ईयर, और ये एल्डर चिल्ड्रन के लिए है, बड़े बच्चों के लिए इससे। तो इस तरीके से दूसरे वाले में इसको नेम कर देते हैं PQR। अब इस ट्रायंगल के लिए बात करें, इन ट्रायंगल PQR, यहां पर अगर बात करें तो tan 60 लेना पड़ेगा, सॉरी यहां पर बात करें तो यहां पर भी देखिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, साइन 60 क्या होता है 3, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस अपॉन y,
बिल्कुल सेम तरीके से इसी तरीके से होगा ये भी। यहाँ पर साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 और ये 3/y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6/√3। इसको रेशनलाइज कर सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, तो आप √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर हो जाएगा 6√3/3, ये कट के 2, ये आ गया 2√3। यानी ये वाली जो स्लाइड है इसकी लेंथ आ गई 2√3 और ये जो x है इसकी आ गई 3 मीटर। ठीक है, आपको यही फाइंड करना था इस क्वेश्चन में। अब अगला 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो आप एक टावर बना लीजिए, टावर से एक पॉइंट है जो कि 30 मीटर पर है, ये 30 मीटर हो गया। The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree। इस पॉइंट से ये टावर का जो फुट है ये तो 30 मीटर दिया है और इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ द टावर का, ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है आपका 30 डिग्री। और आपसे कहा गया फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर मतलब ये, इसको आप h लेट कर लीजिए, यही h आपको बताना है, ट्रायंगल का कुछ नेम कर दीजिए ABC। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल तैयार। अगर आपने फिगर ऐसे क्वेश्चंस में सही बना लिया तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें सबसे मेन चीज यही है कि आपका फिगर सही होना चाहिए। अब आप देखिए इसमें स्टेटमेंट्स आप लोग लिख लीजिएगा कि फुट ऑफ द टावर से इस पॉइंट की डिस्टेंस 30 मीटर है एंड द हाइट ऑफ द टावर AB इज इक्वल टू h मीटर, आपने लेट किया है। और अब आप कंटिन्यू करेंगे कि आपने लिखा इन ट्रायंगल ABC आपको फाइंड क्या करना है, इसकी डिमांड है ये परपेंडिकुलर फाइंड करना। परपेंडिकुलर और बेस दिया है, यानी कि आपको tan लेना पड़ेगा। tan में होता है परपेंडिकुलर और बेस, तो tan 30 इसको आप लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर कितना है h, बेस कितना है 30। अब आप देखिए tan 30 की वैल्यू आपको पता होगी 1/√3 h/30, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे h√3 इज इक्वल टू 30, h इज इक्वल टू 30/√3। ये आपका आंसर हो गया। आप चाहे तो रेशनलाइज कर दीजिए ताकि बुक में आपका आंसर मैच हो सके। तो 30√3 और √3 3 हो जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, 10√3 इज द आंसर। यानी हाइट ऑफ द टावर जो है वो 10√3 मीटर आ गया। आपको यही फाइंड करना था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड आप ले लीजिए, जैसे ग्राउंड है तो यहां से यहां कहीं 60 मीटर पर कोई काइट फ्लाई कर रही है। ठीक है, ये इसको आप ग्राउंड से मानेंगे 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ये वाली हाइट की वैल्यू ग्राउंड से यहां पर ये उड़ रही है। और इसके बाद बोला गया है इसमें the string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground। इसको यहां से जो इसमें आपको जो स्ट्रिंग होगी, जो डोरी होगी, उसको कहीं ग्राउंड पे टाइट किया गया है। ये मान लीजिए इस प्लेस पे आपने टाइट किया है, क्योंकि आप स्ट्रिंग जब भी पतंग उड़ाते हैं तो स्ट्रिंग हाइपोटेनस के ही का ही वर्क करेगा, हाइपोटेनस के तरीके से ही रहेगा, एकदम सीधा तो रह नहीं सकता। तो ये बात आपसे की गई है। ठीक है, यहां मान लीजिए इस जगह पर इसको टाइट किया गया होगा। ठीक है, और आगे बोला गया है द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। यहां पर जो एंगल बन रहा है, इंक्लाइनेशन का मतलब एंगल जो बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। और आपसे आगे बोला गया फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। आपको क्या करना है, स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करना है, ये मानकर कि एकदम सीधी स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग ऑफ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ये आपको फाइंड करना है। सपोज इसको आप नेमिंग कर दीजिए ABC, तो आपको AC फाइंड करना है। अब आपको AC फाइंड करना है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये आपको परपेंडिकुलर है, क्योंकि रेफरेंस एंगल यहाँ है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किसमें मिलता है, साइन में। तो आप क्या करेंगे, साइन 60 लिखेंगे। साइन 60 होता है परपेंडिकुलर और अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पर है आपका 60 मीटर और हाइपोटेनस आपको फाइंड ही करना है, तो AC लिख दीजिए उसकी जगह पर। इसकी वैल्यू साइन 60 की √3/2 होती है। सारी वैल्यूज आपको टेबल मेकिंग में बताया जा चुका है, ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक पढ़ाते समय। अब आप इसको 60/AC, अब आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC √3 हो जाएगा और ये 120 हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई होके।
AC की वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो 120/√3, √3 से ऊपर नीचे आपको रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, 120√3 अपॉन √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, इससे आप कट करेंगे तो 40√3 मीटर स्ट्रिंग की लेंथ आ जाएगी। यही AC आपका लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितना आ गया, 40√3। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें बोला गया 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है जो कि 30 मीटर है, बिल्डिंग की हाइट आपको दी है 30 मीटर। इसके सामने एक बॉय है, एक लड़का खड़ा है कहीं पर, जो कि 1.5 मीटर है। ये मान लेते हैं ये लड़का है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है, इतना। अब आपसे बोला गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द बिल्डिंग इंक्रीजेस 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। जैसे जैसे वो बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बदल के 60, सपोज ये यहां से चला होगा और यहां कहीं आ गया, इस प्लेस पे ये जब बॉय पहुंचा है तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन इस बिल्डिंग के टॉप से पहले था 30 डिग्री, पहले ये एंगल 30 डिग्री बना, अब ये एंगल बदल करके हो गया 60 डिग्री। ठीक है, ये आपसे बोला गया है। इसके बाद बोला गया है आपको फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। आपको वो डिस्टेंस बतानी है जो कि ये लड़का चला है बिल्डिंग की तरफ। अब आप सोचिए कि आपकी कौन सी डिस्टेंस होगी। लड़का पहले यहां था ये बॉय और ये अब यहां है, तो इसको अगर हम नेमिंग करें ABCDEF, ठीक है, तो ये जो आपका नेमिंग है इसमें आपका EF डिस्टेंस ही तो चला है, वो यहां से लेके E से F तक चला है, तो आपको EF फाइंड करना है। एक्चुअली आपको इस क्वेश्चन की डिमांड है कि आप EF फाइंड करिए। अच्छा, EF फाइंड करने के लिए आप एक्चुअली इसमें वर्क कहां करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में। तो इसमें आपको कितने राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, 2 राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं। कौन से, AFB, और आपको क्या दिख रहा है, ABE। ठीक है, ये 2 राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं। तो अगर हम फर्स्ट वाले राइट एंगल ट्रायंगल में बात करें, इन ट्रायंगल ABF, इसमें अगर बात करें तो आप देखिए ये जो छोटा वाला ट्रायंगल, इसमें अगर बात करते हैं तो सबसे पहले तो आप क्या करिए, देखिए ये 1.5 है तो यहां भी 1.5 रहेगा, यहां भी 1.5 रहेगा और इतना भी, ये भी 1.5 ही रहेगा, क्योंकि ये लाइंस पैरेलल है। क्योंकि उस बॉय की हाइट घट बढ़ रही नहीं है, वो बढ़ रहा है, तो जितनी हाइट का है हर जगह वही हाइट चलेगी। इसका मतलब ये पैरेलल मूव करेगा, दो लाइनें ये पैरेलल होंगी। तो ये भी आपका, वैसे देखें एक रेक्टेंगल बन रहा है तो इसका 1.5 इधर है तो 1.5 इधर भी होगा। अब 1.5 जब आप हटा देंगे, टोटल 30 था, तो टोटल 30 में से जब ये 1.5 BC हट जाएगा तो AB आपको मिल जाएगा। AB कितना मिलेगा, 28.5। ये आपको 28.5 बचेगा, क्योंकि टोटल क्या था, टोटल था 30। अब आप वर्क इजीली कर पाएंगे। देखिए जब आप इस ट्रायंगल ABF में वर्क करते हैं तो आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर है मगर बेस नहीं है, तो आप tan अप्लाई करेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस किस में होता है, tan में, और यहाँ एंगल कितना है इस ट्रायंगल में, 60, तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और आपके पास परपेंडिकुलर है 28.5 और बेस है आपका FB। अब आप देखिए यहां से tan 60 की वैल्यू रखेंगे √3 और ये 28.5 अपॉन FB। ठीक, इसको आप इधर FB फाइंड कर लेंगे तो आपका आएगा 28.5, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो √3 यहां इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब आप चाहे तो यहां से √3 से रेशनलाइजेशन भी कर सकते हैं, रेशनलाइज कर लीजिए तो आएगा 28.5 √3 अपॉन 3 से ये कट जाएगा। कितना टाइम होगा आप देखिए, 3 9 जा और 3 5 जा, तो ये आया 9.5 √3। ये आपकी एक वैल्यू FB आपको मिल गई। ठीक है,
अब इसके बाद आप क्या करेंगे, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल देखेंगे। दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई। देखिए ए बी ई, क्योंकि सारी वर्किंग आप कहां करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल में ही करेंगे। तो अब जब आप ए बी ई में वर्क कर रहे होंगे तो आप इसमें भी tan लिखेंगे, tan 30, इसमें 30 डिग्री लिया जाएगा क्योंकि यहां 30 बन रहा है। परपेंडिकुलर इसका भी ए बी ही रहेगा, तो आप लिखेंगे ए बी अपॉन बी ई। यहां पर बेस पूरा लिया जाएगा बी से ई तक। परपेंडिकुलर अपॉन बेस यहां भी होगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस में ऐसे वैल्यू रखेंगे। इसको आगे देखिए, tan 30 की वैल्यू आप रखेंगे 1/√3। ए बी के प्लेस पे आपका 28.5 हाई है और बीई के प्लेस पर आप बीई ही रखेंगे क्योंकि ये तो आपको फाइंड ही करना है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो बीई इज इक्वल टू हो जाएगा 28.5√3। ये देखिए, अब आप क्या करेंगे, आपको एक्चुअली फाइंड क्या करना था, ईएफ। ईएफ डिस्टेंस क्या है, जितना बॉय यहां से यहां ट्रेवल किया है, जो कि एंगल 30 से 60 में चेंज हुआ है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ईएफ बतानी थी। तो ईएफ आप कैसे निकाल सकते हैं, अगर आपके पास टोटल है बीई में एफ बी माइनस कर दें तो ईएफ आ जाएगा। यानी कि आपको जो फाइंड करना है वो ईएफ फाइंड करना है, और ईएफ होगा बीई में टोटल में माइनस करें एफ बी। तो अब आप बताइए बीई की वैल्यू कितनी आई है, आपके पास बीई की वैल्यू आई है 28.5√3, माइनस करना है 9.5√3। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये आप देखिए 28.550 हो जाएगा और 28 में से 19 बचेगा आपका, 19 ही बचेगा एग्जैक्ट, जीरो लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। 19√3 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। बस आप ध्यान रखिएगा जब आप अपने बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस कर रहे हो या फिर आप किसी क्लास टेस्ट या फिर कॉलेज में कर रहे हो, तो उस केस में आप कुछ स्टेटमेंट्स जो गिवन चीजें हैं, हाइट ऑफ द बिल्डिंग या फिर इस तरीके से जितना भी गिवन है उसको 2-3 स्टेटमेंट्स आप अच्छे से लिख देंगे, जो जो इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा, क्योंकि आप एकेडमिक्स में जितना अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया, फ्रॉम अ पॉइंट